नमस्कार साथियों, एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज व्हीटस्टोन सेतु पर आधारित हम कुछ क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं और व्हीटस्टोन सेतु पर आधारित एक कुछ सर्किट डायग्राम आते हैं पेपर में। इन सर्किट डायग्राम में प्रवाहित धारा की गणना आपको करनी पड़ती है। एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 3 का एक क्वेश्चन है कक्षा 12th का, जिसमें 3.7 एक्सरसाइज है और पेज नंबर 104 पर ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। चलिए इस डायग्राम में आज सीखते हैं कि इन प्रतिरोधों में से कितनी कितनी धारा प्रवाहित होती है। तो क्वेश्चन है हमारा, डायग्राम दिया हुआ है। इस डायग्राम में आपको क्या करना है, नेटवर्क की प्रत्येक शाखा में प्रवाहित धारा की गणना करनी है। ये क्वेश्चन पेपरों में कई बार आ चुके हैं, तो इनकी गणना कैसे करते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत पता होना चाहिए कि होता क्या है। इसमें दूसरा नियम, किरचॉफ के दूसरे नियम का उपयोग होता है। अब किरचॉफ के नियम धारा संबंधी गणना करने के लिए, प्रतिरोधों की गणना करने के लिए बनाए गए हैं। अगर हमारे पास 4 प्रतिरोध हों और 4 में से 3 का पता हो तो हम चौथे प्रतिरोध की गणना कर सकते हैं। साथ में इसमें हम किरचॉफ के नियम लगाकर धारा की गणना भी कर सकते हैं। व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत को हमने पिछले लेक्चरों में पढ़ा दिया है, आज हम उसका डायरेक्ट उपयोग करेंगे। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम एक बंद परिपथ लेते हैं जिसका नाम है ABDA। में किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाते हैं, किरचॉफ के द्वितीय नियम से। अब किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या कहलाता है समझिए। सबसे पहले किरचॉफ का द्वितीय नियम बंद परिपथ में लेते हैं और इसमें धारा और प्रतिरोध का गुणनफल लेते हैं। अगर वो धारा की दिशा में है तो प्लस चिन्ह लेना है, धारा की विपरीत दिशा में है तो माइनस चिन्ह लेना है, और वह विद्युत बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ध्यान रखें। यहाँ से देखिए, जब हम A से B पर जाते हैं तो हमें प्रतिरोध तो 10 ओम का मिल रहा है, धारा की गणना करनी है तो पहले धारा मान लेते हैं। मान लेते हैं इस प्रतिरोध में से I1 धारा जा रही है और इसमें से I2 जा रही है, ठीक है। अब यहां से I1 गई तो I1 का कुछ हिस्सा इसमें से चला गया। मान लेते हैं कि इसमें से I3 धारा चली गई। I1 यहां आ रही थी, उसमें से कुछ हिस्सा इसमें चला गया, तो इसमें कितना बचेगा, जितना आ रहा था और उसमें से जितना भाग इसमें चला गया वो माइनस हो जाएगा। तो I1 माइनस I3 यहां से चली जाएगी। अब जिनको समझ में नहीं आया वो ध्यान से देखें। सपोज यहां से 20 एम्पियर की धारा आ रही, अब 20 में से 3 यहां चली गई तो 17 यहां बचेगी, तो 20 में से 3 को हटा लिया, 17 बची। इसी प्रकार I1 आ रही है, यहां से I3 चली गई तो यहां I1 माइनस I3 बचेगी। समझ में आ रहा। एक अदर उदाहरण लेते हैं, दूसरा उदाहरण। मान लो 10 एम्पियर की धारा आ रही और 4 यहां चली गई तो यहां 6 बच जाएगी, तो घटा के निकाल सकते हैं। तो I1 आ रही है, I3 यहां चली गई तो I1 माइनस I3। अब यहां जाओ, यहां I2 आ रही है, यहां I3 आ रही है, तो यहां जाएगी कितनी, I2 प्लस I3। क्लियर हो गया सबको। अच्छा, यहां कितनी धारा आएगी ये पता करना हो तो जितनी यहां से आ रही है उतनी यहां से लौट के आ जाएगी। तो यहां से कितनी जा रही है, I1 और I2, जो कि यहां से होती हुई यहां जाएगी I1 प्लस I2। अब I1 I2 कैसे आई है ये भी गणना करवा देते हैं। यहां देखो, यहां से कितनी आ रही, I1 माइनस I3, और यहां से कितनी आ रही इसमें, I2 प्लस I3। तो इस बिंदु पर दोनों धाराएं आ रही, तो टोटल यहां से वही धारा आएगी। तो यहां टोटल देख लीजिए कितनी आ रही, I3 से I3 कट गया और यहां बचा I1 प्लस I2, जो कि हम यहां से इसको दिखा रहे हैं कि I1 प्लस I2 आ चुकी है, ठीक है। तो इसको रफ कर देते हैं। तो यहां C बिंदु से I1 प्लस I2 धारा आ रही है। अब हम इनकी गणना करेंगे प्रश्न से, और यही जब इनके मान निकल आएंगे तो ये नेटवर्क में प्रवाहित धारा की गणना हो जाएगी। शुरू करते हैं। तो बंद परिपथ ABDA में किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाएंगे। द्वितीय नियम लगाने के लिए आपको धारा और प्रतिरोध का मान लेना है। तो A से B धारा कितनी है, I1
प्रतिरोध कितना है 10, तो 10 I1 हो गया। अब B धारा भी इसी दिशा में थी इसलिए प्लस चिन्ह है। यहाँ से B से D पर आए, क्योंकि परिपथ का नाम है ABD है, ABD। अब B से जब D पर आए तो धारा मिली I3, प्रतिरोध मिला 5, तो I3 5I3। धारा और प्रतिरोध का गुणा करते हैं द्वितीय नियम में, तो 5I3 हो गया। धारा भी इसी दिशा में आ रही है, हम भी इसी दिशा में आ रहे हैं, तो चिन्ह प्लस का लगेगा। अब आ जाओ D से A जा रहे हैं, तो एरो की दिशा A से D है, मगर जा कहाँ रहे हैं अपन D से, तो माइनस चिन्ह लगेगा। धारा कितनी है I2, प्रतिरोध कितना है 5I2, और बराबर विद्युत वाहक बल, इसमें कहीं बैटरी नहीं लगी, कुछ भी नहीं लगा, तो विद्युत वाहक बल कुछ भी नहीं है, तो 0। तो ये किरचॉफ का द्वितीय नियम लग गया इस परिपथ में। इसमें थोड़ा सरल कर लेते हैं, 5 से कट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, सरल हो जाएगा थोड़ा से, तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5, और यहाँ आ जाएगा 5 एकम 5 बराबर 0। यहाँ से I2 की गणना कर लूँ, 2I1 प्लस I3 इक्वल टू I2, इसको समीकरण 1 ले लीजिए। तो ये पहले परिपथ में किरचॉफ का द्वितीय नियम लग गया। अब दूसरा बंद परिपथ ये वाला है, BCDB, इसमें लगाते हैं। बंद परिपथ, लूप का नियम भी कहते हैं इसको। बंद परिपथ BCDB में फिर से द्वितीय नियम लगाते हैं किरचॉफ का द्वितीय नियम। तो शुरू करो, B से C पर आओ। B से C धारा कितनी मिली I1 माइनस I3, और प्रतिरोध कितना है 5, तो 5 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। धारा इसी दिशा में आ रही, हम भी इसी दिशा में आ रहे, प्लस चिन्ह। अब C से D पर आओ। C से D में आप आओगे तो एरो दिख रहा है आपको, D से C की तरफ लगा हुआ है, और हम आ रहे हैं C से D की तरफ, तो धारा और प्रतिरोध का गुणा माइनस में आ जाएगा। I2 प्लस I3 धारा हो गई, और प्रतिरोध हो गया 10 बराबर। अभी और भी चलेंगे अपन, यहाँ D पर आ गए, D से B पर पहुंचते हैं। D से B पर जाने पर धारा मिली I3 और प्रतिरोध मिला 5, मगर हम जा रहे हैं D से B, धारा की दिशा है B से D की ओर, माइनस चिन्ह लगेगा, 5I3 बराबर 0। कुछ भी विद्युत वाहक बल नहीं। एक बार और देखें, B से C आए तो धारा मिली I1 माइनस I3, प्रतिरोध मिला 5, इसी दिशा में आ रहा है। C से D पर आए, दिशा इस दिशा में है, हम C से D आ रहे हैं, माइनस चिन्ह लगेगा, I2 प्लस I3, और प्रतिरोध है 10, धारा और प्रतिरोध का गुणा। अब D से B पर जा रहे हैं, B से B पर जा रहा है, एरो B से D है, तो धारा मिली I3 और प्रतिरोध मिला 5, तो 5I3। B से D की ओर एरो है, मगर D से B की ओर हम जा रहे हैं, तो इस प्रकार ही माइनस चिन्ह लगेगा। इसको हल करते हैं, 5I1 माइनस 5I3, यहाँ 10 का मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 10I2 और 10I3 और 5I3 इक्वल टू 0। इसको हल करो, ये हो गया कितना, I3 अलग हल करो, 5I3 ये है, 10 ये 15 हो गया, और 5 हो गया 20। 5I1 माइनस 20I3, और साथ में कितना है 10I2 इक्वल टू 0। एक बार और कैलकुलेट कर लो, 5I1 ये जो कहते हो, 5I3 और 10I3 15 हो गया, 15 और 5 20 हो गया, और साथ में I2 अकेला था तो ये लिखा। अब इसमें 5 का फिर मैं सरल कर लो 5 से, तो I1 हो जाएगा 5 एकम 5, 5 चौके 20, और 5 दूनी 10 बराबर 0। यहाँ से I2 की गणना की थी हमने, यहाँ I1 की गणना कर लेते हैं, तो I1 बराबर, इन दोनों को इस तरफ ले आओ, 4I3 प्लस 2I2 इक्वल टू 0। ये आ गया I1, ये दोनों पक्षांतर हो गए, इस तरफ प्लस की हो गई, इसको समीकरण 2 दे देते हैं। तो दो बंद लूप में, दो बंद परिपथ में किरचॉफ के द्वितीय नियम को हमने लगा दिया। एक और परिपथ है जिसमें हम विद्युत वाहक बल देख रहे हैं जुड़ा हुआ है, उसमें भी हम किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाएंगे। देखो लगाते हैं, कौन सा परिपथ मैं लिख रहा हूं, बंद परिपथ ADC में, और फिर से A पर आ जाओ, ADCA में किरचॉफ के द्वितीय नियम से ठीक है, किरचॉफ के द्वितीय नियम से ठीक है।
फिर से देख लीजिए ए डी सी ए, चलो लगाते हैं। ए से डी एरो बी सी दिशा में है, धारा है I2, प्रतिरोध है 5, तो 5I2। इसके बाद डी पर पहुंच गए, धारा बी सी दिशा में, डी से सी जा रहे हैं, धारा है I2 प्लस I3 और इसमें होगा प्रतिरोध का गुणा 10 है, धारा और प्रतिरोध का गुणा लेते हैं। सी पर आ गए, सी से यहाँ कुछ नहीं मिला, यहाँ विद्युत भाग बल है बराबर मिलेंगे, यहाँ आ जाओ। प्रतिरोध है 10, धारा है I1 प्लस I2, एरो भी देखते चलिए, इसी दिशा में एरो है, ठीक है, प्लस धारा कितनी है दोनों की मिला के जो आई है I1 प्लस I2 और प्रतिरोध कितना है इसमें 10, ये लगा बराबर विद्युत वाहक बल। तो यहाँ कहीं विद्युत वाहक बल नहीं थे तो बराबर हम 0 लेते थे। जब हम ए से बी आए कुछ नहीं मिला, डी से सी गए कुछ नहीं मिला, यहाँ विद्युत वाहक बल मिला 10 वोल्ट का, तो यहाँ पर हम बराबर में 10। और भी विद्युत वाहक बल होते तो अपन विद्युत वाहक बलों का योगफल लेते। इसको थोड़ा सा हल करते हैं। 5I2 इसमें 10 का गुणा करो, 10I2 10I3, यहाँ भी 10 का गुणा करो, 10I1 प्लस 10I2 बराबर 10, ठीक है। अब इसमें से हल करिए थोड़ा सा, ये 5I2 है, ये 10I2 है और ये 10I2 है, तो 10 10 20 और 5 25I2 हो गया, ठीक है। और 10 और 5 15 15 और 10 25 हो गया। अब I2 तो खत्म हो गए, अब I3 और I1 और लिख लो, 10I3 और 10I1 इक्वल टू 10। अब 5 का इसमें गुणा कर लो, ज़्यादा है तो 25, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, ये आ गया समीकरण 3, ठीक है। तो इसमें जब हमने लगाया तो धारा मिली I2, यहाँ मिला 5I2, यहाँ से जब हम पहुंचे तो I2 प्लस I3 धारा मिली यहाँ से और 10 प्रतिरोध है, ये लिखा, प्लस यहाँ से जब हम यहाँ आए तो 10 धारा मिली, 10 प्रतिरोध का ओम मिला, 10 ओम का प्रतिरोध मिला और धारा यहाँ है I1 प्लस I2। जब इसको हल किया तो 10I2 10I3 10I1 10I2 बराबर 10, तो यहाँ से 5I2 और 10 15 हो गया, 15 और 10 25 हो गया, ये 10I3 और 10I1 बराबर 10। इसमें हमने 5 से भाग लगा दिया तो 25 25, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। अब ये समीकरण 3 बन गया। अब ये समीकरण 3 आप जो देख रहे हैं, इस समीकरण 3 में 3 डिफरेंट राशियां हैं, I2 है, I3 है, I1 है। यदि हम पूरे समीकरण को I3 में चेंज कर लें या I2 में चेंज कर लें या I1 में चेंज कर लें तो ये पूरा समीकरण आपका सॉल्व हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें समीकरण 1 और 2 के समीकरणों को इस्तेमाल करेंगे। तो समीकरण 2 में देखो आप लोग, समीकरण 2 में I1 की वैल्यू है 4I3 प्लस 2I2। अगर हम यहाँ से I1 का मान यहाँ रखें तो I1 के मान किस रूप में आ जाएंगे, I3 और I2 में, और I3 I2 पहले से, मतलब ये 3 राशियां 2 राशियों में बदल जाएंगी। देखते हैं कैसे, ध्यान से देखें। तो हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रख रहे हैं, रखें। चलो देखो समीकरण 1 कहाँ है, 2। I1 की वैल्यू कितनी आ गई है, देखो समीकरण 2 में आ चुकी है, कितनी, 4I3 प्लस 2I2, ये रख दी किसकी वैल्यू, I1 की, यहाँ प्लस I3 भी है बराबर I2 है। इसको हल करो तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 I3, 2 दूनी 4 I2 प्लस I3 इक्वल टू I2। तो यहाँ से हमारे 3 राशियां जो थी समीकरण 1 में वो 2 राशियों में बदल गई, I3 I2 में। इसको हल करो, 8 और 1 9I3 हो गया बराबर I2 और 4I2 उस तरफ गए तो ये बचा I2 माइनस 4I2, I2 में से 4I2 गए तो कितने बचे, माइनस के 3I2, तो 9I3 किसके बराबर हो गया, माइनस 3I2 के। तो यहाँ से हम एक काम करते हैं, I3 की जगह I2 की वैल्यू निकालते हैं। I2 कितना आ गया, I2 बराबर 9I3 बटे माइनस 3, तो I2 की वैल्यू कितनी आ गई, 3 3 9 माइनस 3I3।
ये I2 की वैल्यू मिल गई। मतलब हम समीकरण 3 में I2 की वैल्यू रखेंगे तो I3 के रूप में आ जाएगी, ये भी I3 में है। अब I1 को और I3 में बना दो तो पूरा समीकरण I3 में हो जाएगा, फिर हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हम इस मान को जो हमने निकाला है इसी समीकरण 2 में रख देंगे। तो यहाँ पर I2 की वैल्यू -3I3 यहाँ रख दो तो पूरा क्वेश्चन I1 और I3 में आ जाएगा, और यहाँ I1 की वैल्यू I3 में आ जाएगी, पूरा I3 में क्वेश्चन हो जाएगा। तो रखते हैं इस I2 के मान को हम कहाँ रख देते हैं, समीकरण 1 में। तो I2 का मान समीकरण 1 में रखने पर रखते हैं। देखो समीकरण 1 क्या है, 2I1 प्लस I3 की वैल्यू नहीं पता है, लिखे रहने दो, बराबर I2 की वैल्यू हमने निकाली है -3I3, ठीक है। I2 की वैल्यू कितनी है, -3I3, जो कि यहां रख दी हमने। इसको हल करो, यहां से 2I1 एज इट इज, ये माइनस का 3I3 एज इट इज, ये प्लस का I3 इस तरफ आया तो माइनस का I3, तो 2I1 इक्वल टू आ गया -4I3, और I1 की वैल्यू आ गई -4/2I3, तो I1 की वैल्यू आ गई कितनी, -2I3, 2 दूनी 4, ठीक है, -2I3। एक बार और देख लें, समीकरण 1 में 2I1 था प्लस I3 था, और I2 की वैल्यू हमने उठा के -3I3 रख दी, I3 इस तरफ गया तो 4I3, 2I3 आ गया, ये I1 आ गया। अब तुम देख सकते हो कि I1 भी I3 के रूप में आ गया, समीकरण 3 की बात कर रहे हैं, I1 भी I3 में आ गया, ये पहले से I3, और I2 भी I3 में आ गया, पूरा समीकरण I3 में बन जाएगा। और पूरे समीकरण जब I3 में बन जाएगा तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो अब हम समीकरण 3 पर जाते हैं। समीकरण 3 से सबके मान रख दो समीकरण 3 में, 5I2 ये है, I2 की वैल्यू ये है -3I3, ठीक है। फिर से आ जाओ, 5I2 की वैल्यू है -3I3 रख गई, प्लस आ जाओ 2I3 एज इट इज रहने दो, ठीक है, और प्लस 2I1, तो 2 एज इट इज, और I1 की वैल्यू भी यहां निकाली जा चुकी है, देखो कितनी, -2I3, और समीकरण 3 में बराबर में 2 भी है, ठीक है। अब तुम देखो पूरा समीकरण I3 में हो गया, तो अब क्या रखा, I3 की वैल्यू तो आनी है, तो रखते हैं 5 3 15I3, 2I3, और ये हो गया 2 दूनी 4I3 बराबर 2। एक बार देखें, 5 3 15I3, 2I3, 4I3 बराबर 2। तो अब हल करो, 15 इसमें से करो, 15 और 4 19, 19 में से धन के 2 गए तो 17I3। एक बार और देखें, 15 में से 2 गए तो 13, 13 और 4 17I3 बराबर 2। तो I3 की वैल्यू आ गई 2/-17, ये आ गई I3 की वैल्यू, ठीक है। एक बार और देख लें, 5 3 15I3, 2I3, 2 दूनी 4I3 बराबर 2। तो यहाँ से 15 में से 2 गए 13, माइनस के, और माइनस के 4 माइनस के 17 बराबर 2। तो I3 की वैल्यू आ गई 2/-17। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखो I3 को यहाँ रखेंगे तो I2 मिल जाएगा, और यहाँ I3 को यहाँ रखेंगे तो I1 हो जाएगा। चूंकि यहाँ देखो I1 बराबर कितना है, -2I3, ऊपर देखिए, तो यहाँ I3 की वैल्यू रख दीजिए, I1 इक्वल टू -2 इंटू I3 की वैल्यू कितनी आई, 2/-70, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 4/17, 17 आ गया। इसी प्रकार हम I1 की गणना कर सके। अब आ जाओ, इसमें रखते तो I3 मिल जाएगा, तो -I3 तो पहले आ चुका, I2 निकल जाएगा, -3 इंटू I3 की वैल्यू कितनी है, 2/17 माइनस के, ठीक है, और बराबर I2, तो माइनस माइनस कट गया, 3 दूनी 6/17 आ गया I2। तो अब देखो हमारे पास I1, I2 और I3 की वैल्यू आ चुकी है। इस प्रकार हमने I1, I2, I3 गणना कर ली। अब अपना क्वेश्चन का उत्तर आ चुका है, कैसे करेंगे देख लीजिए थोड़ा सा, या ये दिख नहीं रहा होगा, इसको थोड़ा सा मैं मिटा के ऊपर कर देता हूँ, ठीक है।
एक बार और देख लीजिए, ये देखो यहाँ अपन एक बार और देख लीजिए, थोड़ा सा यहाँ थोड़ा नीचे हो गया, ये आपको दिख नहीं रहा होगा। यहाँ I1 और I3 निकल गया। I2 की गणना करने के लिए समीकरण दिख रहा है आपको, -3I3 बराबर I2, तो -3 इंटू I3 की वैल्यू कितनी है 2/-17 बराबर I2, ठीक है। तो यहाँ माइनस माइनस कट गए, 6/17 बराबर I2। तो अब अपन देख सकते हैं ये I1 भी निकल गया, I2 भी निकल गया और I3 भी निकल गया। अब जो प्रश्न में पूछा था नेटवर्क में प्रत्येक शाखा में प्रवाहित धारा का मान निकालिए, तो अपन कैसे निकालेंगे, देखो ए बी परिपथ में देखते हैं। ए बी में प्रवाहित धारा, ए बी में प्रवाहित धारा कितनी है I1, तो I1 की वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं, कितनी है I1 ये 4/17, एक उत्तर आ गया एम्पियर, ठीक है। अब आ जाओ BC में प्रवाहित धारा, BC में प्रवाहित धारा कितनी है I1 माइनस I3, दोनों के मान निकाल चुके हैं, रख दो। I1 कितना है, I1 ये 4/17 माइनस I3 कितना है -2/17, तो ये प्लस हो जाएगा 2/17, तो एलसीएम आ गया 17, ऊपर आ गया 6 एम्पियर। अब आ जाओ BD में, तो BD में कितनी धारा प्रवाहित होगी I3 है, तो I3 की वैल्यू तो निकल चुकी है, I3 कितनी है -2/17 एम्पियर। अब आ जाओ AD में, AD में प्रवाहित धारा कितनी मानी थी हमने I2, I2 कितना आया है 6/17 एम्पियर, AD हो गया। अब आ जाओ CD, CD में प्रवाहित, या DC लिख सकते हो, DC में प्रवाहित धारा कितनी है I2 प्लस I3, तो I2 प्लस I3 कितनी हो गई, चेक करो। I2 कितना है आपका 6/17 प्लस I3 कितना है 2/17 माइनस का, तो ये हो गया 6/17 माइनस 2/17, तो ये आ गया 4/17 एम्पियर, 17 एलसीएम 4। इस प्रकार से हमने परिपथ में बहने वाली धारा की गणना कर ली। आई होप सबको समझ में आया होगा। ये व्हीटस्टोन सेतु पर आधारित प्रश्न है जिसमें किरचॉफ के नियम का उपयोग करके धारा की गणना की जाती है। थैंक यू। अगर सभी को समझ में आया हो तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और आगे के ऐसे वीडियो देखने के लिए यूट्यूब चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।